बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फिज़िक्स। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट फ़िज़िक्स में है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है जी युकावा पोटेंशियल या मीज़ान थ्योरी भी हम इसको बोलेंगे। इसमें हम फोर्सेस इन नेचर को भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये जो युकावा पोटेंशियल है और ये मीज़ान थ्योरी इसको ये कवर करेगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो कितनी होती हैं और वो किस तरह से हमारे पास एक्ट कर रही होती हैं। देयर आर 4 फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है जी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक हो गया। एक है हमारे पास वीक फोर्स, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ठीक है, अच्छा जी अभी हम देख लेते हैं कि इन फोर्सेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये हमारे पास क्या होती है जी, अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, और ये बिटवीन न्यूक्लियॉन्स होती है। हमें ये पता है कि एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो बात कर रही हूँ ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रही हूँ और ये होती है जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान। और ये होती है जी शॉर्ट रेंज और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 10⁻⁻15 मीटर या इसको आप 1 फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट फोर्स हमारे पास आ जाती है वीक फोर्स। ये हमारे पास होती है जी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डिके प्रोसेसेस के लिए, जैसे अल्फ़ा डिके हो गया, बीटा डिके हो गया। ठीक है, जिस तरह से रेडियो एक्टिव डिकेज़ होते हैं उसकी उसमें ये उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये फोर्स होती है ये भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इसकी भी रेंज बहुत ही शॉर्ट होती है और ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद हमारे पास थर्ड फोर्स है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स। ये हमारे पास इनफाइनाइट रेंज की होती है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स अकर करती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो है हमारे पास हर चीज़ को जो हमारे पास मैटर हमारे पास बना हुआ है एटम के बनने में ये मददगार होती है। अब एटम हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, मैटर का। तो एटम की को जोड़ के रखने के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से ही इस टाइम पर पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है वो बनी हुई है। ठीक है, ये पार्टिकल्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, साउथ एंड नॉर्थ के दरमियान जो है एक्ट करती है। और ये लाइट भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इन नेचर है। ठीक है, और इसको ट्रैवल करने के लिए हमारे पास किसी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है ये हमारे पास रेंज तो इसकी इनफाइनाइट है ही, लेकिन अगर शील्डिंग इफ़ेक्ट आ जाए तो इसका इफ़ेक्ट में जो है फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा जी फिर हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ये तो आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल फोर्सेस है। ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से ही हमारी यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हर मैसिव बॉडी के दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग रेंज होती है, इतनी लॉन्ग रेंज के आप अगर इमेजिन करें कि ज़मीन और सूरज के दरमियान और फिर सूरज और दूसरे सितारों के दरमियान और फिर गैलेक्सीज़ के दरमियान कितना ही ज़्यादा फासला होता है, लेकिन ये इतने ही फासले के ऊपर एक जो है एक्ट कर रही है। ठीक है, और इसी ग्रेविटेशनल की फ़ोर्स की वजह से ही हमारा निज़ाम कायनात जो है वो चल रहा है और ये होती है हमेशा अट्रैक्टिव। ठीक है, ये भी अट्रैक्टिव फ़ोर्स होती है। अच्छा जी फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे प्रपोजल्स जो है इस पर पेश किए गए। तो 20th सेंचुरी में ये कहा गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है और वीक फ़ोर्स है ये हमारे पास एक ही फ़ोर्स है और इसको 1967 में प्रपोज़ किया गया।
दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है, इलेक्ट्रोवीक फ़ोर्स है, इसकी नेचर सेम है, इसको उन्होंने एक ही फ़ोर्स का नाम दे दिया। मतलब हमारे पास जो थेरी है फोर फोर्सेस की वो क्या होगी, यूनिफाई होगी। ये हमारे पास यूनिफिकेशन आ गई इसमें। इसको फिर बाद में जो हमारे पास लेबॉर्ट्री है, सबसे दुनिया की जो सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है जो यूरोप में मौजूद है, सर्न उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब एक इसके जो हाई एनर्जी फोटॉन्स की जब डिस्कवरी हुई तो फिर हमारे पास ये थेरी हमारे पास प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स जो है वो एक ही, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और इलेक्ट्रो वीक फोर्स जो है उसको हमने एक ही फ़ोर्स का नाम दिया। ये दोनों एक ही फ़ोर्स का नाम है और इसको हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। और उसके बाद यूनिफिकेशन के बाद अब हमारे पास जो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है उसके ऊपर काम हो रहा है कि मतलब ये देखा जा रहा है कि ये जो फोर फोर्स, ये जो थ्री फोर्सेस उन्होंने कहा, फिर उसमें फिर यूनिफिकेशन थ्योरी में हमारे पास थ्री फोर्सेस आ गई। कौन कौन सी? एक है हमारे पास आ गई जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है। अब ये क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो सारी फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस, ये भी जो है मिला के हमारे पास एक सिंगल फोर्स के तौर पर जो है वो सामने आए और उसको फिर कहा जाता है जी ग्रैंड यूनिफिकेशन थेरीज। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन अभी ये हमारे पास प्रूफ नहीं है इसके ऊपर आया, ठीक है। अच्छा जी, अब इन फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया जी, हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द एक ख़ास एरिया होता है जिसके अंदर कोई दूसरी बॉडी उसका इफ़ेक्ट महसूस कर सकती है, ठीक है। तो उसको उसकी फील्ड का नाम दे दिया गया। एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर अंदर उसका इफेक्ट फील किया जा सकता है। इन मॉडर्न फिजिक्स द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कैरीड अ स्टेप फर्दर। दीज इंटरेक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज एंटिटीज कॉल्ड द फील्ड पार्टिकल्स आर एक्सचेंज पार्टिकल्स। अब ये जो फील्ड के अंदर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है। उसको उसको जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है कि जी बेसिकली दो बॉडीज़ के दरमियान कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करती हैं, ठीक है। और ये फील्ड पार्टिकल जो हैं इनको गेज बोसॉन्स का नाम दिया गया ओवरऑल, ठीक है। दीज इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इमिटेड एंड एब्जॉर्ब द फील्ड पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूसली इमिट भी करेंगे और उसी तरह से एब्जॉर्ब भी करेंगे और इनकी इसी इमिशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से ही वो आपस में क्या है, बाउंड स्टेट में मौजूद है। वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे एक ख़ास रेंज के अंदर। द इमिशन ऑफ द फील्ड पार्टिकल बाय वन particle and its absorption by another manifest a force between these two interacting particles, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस जो होती हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इंटरेक्शन है और साउथ और नॉर्थ पोल की इंटरेक्शन है। तो उसमें हमारे पास जो फील्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो उनको हम नाम देते हैं फोटॉन्स का। न्यूक्लियर फोर्स के अंदर जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर जो हम न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, उसमें जो बेसिक जो फील्ड पार्टिकल्स जो कहा गया है वो ग्लूऑन्स को कहा गया है क्वार्क्स के अंदर, ठीक है। और वीक फोर्स जो है वो हमारे पास ये है जी जेड बोसॉन्स। इसमें फील्ड पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, जेड बोसॉन्स होते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमारे पास फील्ड पार्टिकल्स को जो प्रपोज किया गया है, जो कि अभी भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको कहा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ड्यू टू दी इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्रेविटॉन्स होती है। और इसकी जो रेंज है वो क्या है जी, इनफाइनाइट है। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा फील होगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपको इसका इफ़ेक्ट कम फील होगा। और इसका पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है 1/r के ऊपर। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। और साइज़ ऑफ एटम हमारे पास 1 आर्मस्ट्रांग होता है 10⁻⁻10, ठीक है। और साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास 10⁻⁻15 होता है।
अच्छा, फर्स्ट लेवल की इसकी जो जब हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि जी अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 हमारे पास, वो किसी एक डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो होगी, उसको हम कूलम्स फोर्स का नाम देते हैं और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है क्लासिकल फील्ड में कि Q1 ने एक फील्ड क्रिएट की और इस फील्ड के अंदर Q2 ने उसमें कुछ किसी किस्म की कोई फोर्स को फील किया। और ये जो क्लासिकल फील्ड्स हैं ये हमारे पास कंटिन्यूस होती हैं। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास जब मॉडर्न फिज़िक्स का एरा स्टार्ट हुआ तो उसमें हमारे पास जो आ जाती हैं वो क्वांटाइज्ड फील्ड्स आ जाती हैं। ये क्वांटाइज्ड फील्ड्स हमारे पास जो होती हैं इनमें जो है फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, क्वांटा ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास फील्ड्स जो हैं ये आपके पास डिस्क्रीट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2 आपके पास हियर द फोटॉन्स आर सेट टू बी मेडिएटर्स। अब ये जो फील्ड पार्टिकल्स हैं या एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं इनको मेडिएटर्स का नाम भी दिया गया है। और ये फोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास मैसलेस भी होते हैं और चार्जलेस भी होते हैं। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन टेक प्लेस, देयर इज़ आल्सो, और इनको वर्चुअल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। वर्चुअल पार्टिकल्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका लाइफ टाइम बहुत 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 कम होता है। इनको एक्सपेरिमेंटली अभी तक ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सका, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज़ हैं या जो लाइट है उसके फोटॉन को हम फील कर सकते हैं। जैसे बल्ब से लाइट आ रही है, जैसे सन से जो है वो लाइट आ रही है, किसी स्टार से लाइट आ रही है, उसको हम फील कर सकते हैं। अब ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं हैव वेरी शॉर्ट टाइम। न्यूक्लियन इंटरेक्शन के अंदर अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो वर्चुअल पार्टिकल, हमारा जो मेन मकसद है वो युकावा पोटेंशियल का है। अब हम जो डिस्कस करेंगे, जो मेन हमारा पार्टिकल जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियन इंटरेक्शन है। तो इसमें फिर जब देखा गया कि हमारे पास फील्ड पार्टिकल्स क्या होंगे, तो उसमें फिर इफ़ द इंटरेक्शन इज़ मेडिएटेड बाय सम वर्चुअल पार्टिकल, अगर हम यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई वर्चुअल पार्टिकल कंसिडर कर लें, मतलब कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियन है N1, वो इमिट कर रहा है कोई एक पार्टिकल, और N2 हमारे पास दूसरा न्यूक्लियन है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये न्यूक्लियन में हमारे पास प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। दीज पार्टिकल्स हैज सम मैस एंड चार्ज, तो उसका फिर कुछ ना कुछ मैस भी होगा और चार्ज भी होगा। देन द एनर्जी अनसर्टेनिटी कम्स इनटू द पिक्चर। उसमें फिर हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी अनसर्टेनिटी वाला जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको हम फिर कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ द नॉन ज़ीरो रेस्ट मास पार्टिकल इज़ एमिटेड एंड द न्यूक्लियन स्टिल रिमेन न्यूक्लियन। अगर हमारे पास अब यहाँ पर ये देखा गया है कि जो प्रोटॉन है वो कि कोई एक वर्चुअल पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहा है, ठीक है, और फिर भी वो प्रोटॉन ही है या न्यूट्रॉन है। तो वो अगर कोई मैसिव पार्टिकल इमिट कर रहा है लेकिन वो फिर भी हमारे पास न्यूट्रॉन ही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं से पैदा हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अब मतलब प्रोटॉन ही रहे, न्यूट्रॉन ही रहे आफ्टर द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो एविडेंस है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो कहीं पर क्रिएट हो रही है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, दैट मतलब कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन ये है कि 930 का उसकी जो एनर्जी थी ऑलरेडी पहले एमिशन से पहले, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन भी उसके बाद उसकी जो एनर्जी है वो सेम ही है। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पर वायलेट हो रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है। E इज इक्वल टू mc²। द सेंट्रल थीम ऑफ द क्वांटम थ्योरी इज़ द एनर्जी इज़ क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मास ऑफ द अनदर पार्टिकल। ये जो क्वांटम थ्योरी है हमारे पास, इसका जो मेन थीम ही ये है कि एनर्जी हमारे पास फ्रॉम नथिंग जो है वो क्रिएट हो रही है,
और वो एब्जॉर्ब भी हो रही है विदाउट डिस्टर्बिंग द मास ऑफ अनदर पार्टिकल। तो ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये एनर्जी जो है, एनर्जी और ये टाइम और फिर ये साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी टाइम का। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि इसका जो ये जो डलती है, ये जो टाइम है, इसको हम देखेंगे कि ये कितना होगा। इसको फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। रेंज ऑफ इंटरेक्शन शुड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, नियरली इक्वल टू दिस वन। ठीक है, रेंज हमारे पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो फिर वो इनका इंटरेक्शन जो है वो निग्लेजिबल हो जाएगा, इनकी आपस में किसी किस्म की कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा। तो अब ये वो टाइम है जिसके लिए वो पार्टिकल, जो वर्चुअल पार्टिकल है, वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दे कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस मच टाइम। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर ये जो रेंज है, अगर मैं 2 फेम्टोमीटर ले रही हूँ, ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास वैल्यूज़ को पुट करने के बाद लास्ट में जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो 100 MeV आएगी। मतलब जो वैल्यू आ रही है एनर्जी की, वो 100 MeV आ रही है। दिस एक्सचेंज पार्टिकल इज़ अ मैसिव पार्टिकल। अब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि जो एक्सचेंज पार्टिकल हमें मिल रहा है वो एक मैसिव है। ठीक है, सो वर्चुअल पार्टिकल हेयर इज़ कॉल्ड द पायॉन्स। इसको हम फिर यहाँ पर पायॉन का नाम देंगे। ये मीज़ॉन्स होते हैं बेसिकली, और ये मीज़ॉन की ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। ठीक है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई न्यूट्रल। ये कॉस्मिक रेज़ के अंदर हमें मिल जाते हैं, ये कॉस्मिक रे के अंदर मौजूद होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है। और ये जो मैसिव पायॉन्स हैं, इनमें चार्ज पायॉन पॉजिटिव, चार्ज पायॉन नेगेटिव, इसका जो मैस है 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो न्यूट्रल पायॉन है वो थोड़ा सा कम होता है, 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This force is a sort of color interacting force. Quarks interact by the exchange of the gluons due to the color charge carried by the quarks, just like the electrical charge. अच्छा, ये जो force है हमारे पास, ये color interacting force होती है। बेसिकली जो quarks होते हैं, ये हमारे पास, इनको हमने कलर दिया हुआ है। ठीक है, और ये इस कलर की वजह से हमारे पास ये जो फोर्स है वो ड्यू टू द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूऑन्स हमारे पास जो है एग्जिस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब जैसे कलर की वजह से हमारे पास कलर चार्ज जो होता है क्वार्क्स के ऊपर होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर इस तरह से एक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है वो एक्ट करेगी ड्यू टू दी कलर इंटरेक्शन ऑफ ग्लूऑन्स। ठीक है, अच्छा जी, और हर न्यूक्लियॉन जो होता है वो क्या होता है, कलर न्यूट्रल होता है। जिस तरह से एटम हमारे पास चार्ज न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उतने ही न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड समहाउ लिटल समहाउ ज़्यादा जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट करके हमें क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं। इसी तरह से जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, कलर न्यूट्रल होंगे, तभी वो आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और उन क्वार्क्स की वजह से हमें न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं, और उन न्यूक्लियॉन्स की वजह से हमें फिर ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और फिर न्यूक्लियस मिलेगा, और फिर उसके बाद आगे से एटम मिलेगा। अच्छा जी, अब हम कंसिडर करते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो अगर इंटरेक्शन हमारे पास आ जाए, मतलब ये जो स्कैटरिंग डेटा है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट से जो डेटा हमारे पास सामने, जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, वो यही हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन हो जाए तो फिर हमारे पास यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब कि अगर न्यूट्रॉन जो है वो पाई न्यूट्रल को एमिट कर रहा है, ठीक है, और अगला प्रोटॉन जो है वो उस पाई न्यूट्रल को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर वो दोबारा से उसी तरह से प्रोटॉन ही हमें दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कि अगर प्रोटॉन जो है वो पाई न्यूट्रल को एमिट कर रहा है, और अगला कोई भी न्यूट्रॉन, उसके इर्द गिर्द का कोई न्यूट्रॉन जो है उसी पाई न्यूट्रल को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर वो उसी तरह से न्यूट्रॉन ही हमें देगा।
देगा। और ये जो टाइम है हमारे पास, जो वर्चुअल पार्टिकल का जो टाइम है, ये रेंज डिवाइडेड बाय सी है। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और इसको जिस टाइम पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल टाइम आता है वर्चुअल पार्टिकल की एग्जिस्टेंस का, वो 10⁻⁻23 सेकेंड आता है। अब हमारे पास अगर ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है बाय एमिटिंग द पाई नेगेटिव, और प्रोटॉन जो है आगे से उस पाई नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर रहा है और दोबारा से न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। हियर द चार्ज कंजर्वेशन इज़ कंसिडर्ड। हमारे पास यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन को हम कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है बाय एमिटिंग द पाई पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन absorb the pi positive and exchange itself into into the proton। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पीपी इंटरेक्शन है, पीपी इंटरेक्शन में प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाई न्यूट्रल के साथ ये मेडिएट होगा, ये पाई प्लस और पाई माइनस के साथ बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन ही रहेगा बाय एमिटिंग द पाई न्यूट्रल, एंड कोई और प्रोटॉन उस पाई न्यूट्रल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो फिर भी प्रोटॉन ही रहेगा। और यही एक हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी है पीपी इंटरेक्शन की। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए बाय एमिटिंग द पाई पॉजिटिव, और कोई और प्रोटॉन उस पाई पॉजिटिव को बीच में अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ये चीज़ भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाए बाय एमिटिंग द पाई माइनस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एन एन इंटरेक्शन है और पी पी इंटरेक्शन है, इसमें जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, सेम होती है। एंड फॉर एन पी स्ट्रेंथ इज़ स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मैसेज। हमारे पास पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होते हैं, और इसी पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया था योकावा ने 1935 में। ये एक जापानीज़ फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने ये प्रपोज किया था कि हमारे पास ये जो इंटरेक्शंस हैं ये ड्यू टू द पार्टिकल वन पायन एक्सचेंज पोटेंशियल्स हैं, और इनको जो नाम दिया था वो इस तरह से, योकावा पोटेंशियल को इस तरह से कहा गया था, और इसको OPEP कहा गया है, वन पायन एक्सचेंज पोटेंशियल योकावा पोटेंशियल, इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये जो योकावा पोटेंशियल है, इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है V ऑफ R अल्फा इंटू 1/r e⁻⁻r डिवाइडेड बाय लेमडा। ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल टर्म है, और लेमडा हमारे पास क्या है, कॉम्पटन्स वेव लेंथ ऑफ वर्चुअल पार्टिकल बीइंग एक्सचेंज। लेमडा हमारे पास क्या है, कॉम्पटन्स वेव लेंथ है। आर हमारे पास उन के दरमियान डिस्टेंस है, और जो अल्फ़ा है ये है आपके पास जो कपलिंग की जो स्ट्रेंथ है उसको ज़ाहिर करता है, और लेमडा की जो वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻14 मीटर आती है, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स लेंथ है। अच्छा जी, ये जो अल्फ़ा है ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कपलिंग है, और ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करती है, और इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या है जी, G² डिवाइडेड बाय 4πh⁻c। नाउ इफ़ mx इज़ द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल, मतलब वर्चुअल पार्टिकल, तो अगर वो ज़ीरो हो जाए और अब तो हमारे पास उनकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वो पोटेंशियल जो है, योकावा पोटेंशियल जो है वो कूलम पोटेंशियल की तरफ रिकवर कर जाएंगे। As the nuclear forces have some kind of range, it only acts within this range, और ये रेंज हमारे पास क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। If they come very close to each other, then there is some kind of repulsion between them। अब ये भी है कि इस रेंज के अंदर अंदर न्यूक्लियॉन्स रहेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, और अगर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो बजाय इसके कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ये कूलम रिपल्शन इस तरह से आ जाती है। इफ़ दे रिपेल बाय दिस मच फोर्स देन हाउ दे होल्ड टुगेदर, तो उस टाइम पर हमारे पास जो आ जाती है, ये आपके पास फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है पीपी के PN के और NN इंटरेक्शन के। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास रिपल्सिव भी होती है और भी होती है।
और ये डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस के ऊपर। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0.8 फेमटोमीटर से कम आ रहा है तो उस वक्त हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर तो ये 0.8 से 2 फेमटोमीटर जा रहा है तो उस वक्त ये फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव होगी। और अगर ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास उस वक्त जो पी इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होगी, ये निग्लेजिबल हो जाएगी। तो उस वक्त जो कूलम्स फोर्स होगी वो ओवरटेक कर लेगी। दिस वाज द होल थ्योरी विच वाज प्रपोज बाय युकावा इन 1935। ठीक हो गया जी।